Today we will continue spectroscopy, and in this series today we will study infrared spectroscopy. Yesterday we have studied about infrared spectroscopy, and today we will continue it. That IR spectroscopy deals with interaction of infrared radiation with matter. The IR spectrum of the compound can provide important information about the chemical nature and molecular structure. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम अणु की संरचना का अध्ययन या उसकी संरचना निकाल सकते हैं. मोस्ट कॉमनली द स्पेक्ट्रम obtained by measuring the absorption of IR radiations, although infrared emission and reflection are also used. Widely applied is the analysis of organic material, also useful for polyatomic inorganic molecules and for organometallic compound. तो ये सब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेस हैं. अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल स्टडी के लिए हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको हम ये मान सकते हैं कि जैसे कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एक रिजिड रोटेटर के रूप में देख सकते हैं. लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये जो रिजिड रोटेटर है वो वाइब्रेशन भी कर सकता है. इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए अणु के दोनों परमाणु दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिसका परिवर्तन उनके बीच दूरी के साथ होता है, और ये जो बॉन्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल जो है वो डिस्टॉर्टेड होते हैं. इसलिए जो वाइब्रेटेड डायटोमिक मॉडल होता है वो उसको हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल मान सकते हैं, और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी जो मोशन होता है उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मान सकते हैं. और इसमें जो इस मोशन में हुक्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं. रेस्टोरिंग फोर्स या जो हुक्स लॉ होता है, या जो हुक्स लॉ में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो प्रत्यानयन बल होता है, वो जो विस्थापन के समानुपाती होता है. विस्थापन जिसको कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से, या इसको हम डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, और एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एफ डेल्टा एक्स या डेल्टा आर. तो यहाँ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है. इसके लिए हम इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए कि दो एटम्स, जो कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसमें जो दो एटम्स हैं उन दोनों के बीच में जब वो साम्यावस्था में है तो स्थिति सेकंड वाली दिखाई गई है, साम्यावस्था स्थिति दिखाई गई है. लेकिन जैसे ही अगर वो एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि स्थिति 1 जो केस 1 है इसमें दिखा रहे हैं एक्सपेंड हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट जो है उसका x बढ़ रहा है. स्प्रिंग जो है फैल रही है, डिस्प्लेसमेंट x बढ़ रहा है. तो जो अपोजिंग फोर्स होगा या जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा और इस डिस्प्लेसमेंट को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट जो थर्ड स्थिति दिखाई जा रही है, इसमें स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो पास पास आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x दिखाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. जो रेस्टोरिंग फोर्स चित्र में दिखाया गया है वो उसके उल्टी दिशा में कार्य करके मॉलिक्यूल को साम्यावस्था की स्थिति में लाने की कोशिश करेगा. तो इस तरह एक कंपन करता हुआ जो द्विपरमाणुक अणु है, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, उस अणु की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के द्वारा दे सकते हैं. और न्यू क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2π √k/μ. और यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, क्योंकि दोनों जो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, एक का एटम का मास m1 है, दूसरे का m2 है. तो म्यू इज इक्वल्स टू m1m2/m1 + m2 होगा. तो इस तरह से हम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो हम मान रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल को, उसकी जो हम न्यू आवृत्ति जो है वो हम निकाल सकते हैं. इस आवृत्ति को अगर हमें तरंग संख्या में बदलना हो तो हम किस तरह से